हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए विज्ञान और जीके का सीरीज में केमिस्ट्री के टॉपिक नंबर 8 में आप सभी हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अवकरण से संबंधित 20+ एमसीक्यू जो कि ग्रुप डी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो चैनल में आप नए हैं तो जरूर आप जुड़ जाएं। बाकी वीडियो को शेयर करते हुए बाकी दोस्तों को बताते हुए चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल जो है वो आपका क्या कहता है वो हम लोग देखें। सवाल कहता है कि जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? जल अपघटन, अपचयन, संयोजन या फिर ऑक्सीकरण। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ही तमाम चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, ये आपका हो गया जिंक, और जिंक से क्या कहता है, जिंक आयन का बनना यानी Zn2+ का बनना। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा है। तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई, ये आपसे सवाल पूछा हुआ है। तो अब इलेक्ट्रॉन का निकलना और जुड़ना क्या कहलाता है, इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। जब भी आयन बनता है यहाँ जिंक का, तो ये आयन जो है अलग अलग तरीके से बन सकता है। कभी कभी क्या हो सकता है उसको आपको बताएं। जैसे मान के चलिए ये आपका क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन माइनस है, यहाँ आपका एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद आपका क्लोरीन बन गया। तो ये भी आपका हो सकता है कि क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये अलग से पूछ सकता है। और यहाँ आपका क्या है, जिंक से जिंक आयन जब बनता है तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा अवकरण। आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के पद में ऑक्सीकरण अवकरण का परिभाषा निकलने घुसने से यही है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, तो वो अवकरण है। तो इस प्रकार जिंक से जिंक आयन का निर्माण होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन कहते हैं और अवकरण को अपचयन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल कहता है, हालांकि यह सवाल जो आपका है, यह सवाल एनसीईआरटी क्लास 10वां का चैप्टर नंबर 1 से है। सवाल यहाँ कह रहा है कि MnO2 प्लस 4HCl बनता है मैंगनीज क्लोराइड और जल और फिर क्लोरीन। इसमें क्या गलत है, ये आपसे पूछा गया है। पहला आपका गलत क्या बोलता है, देखिए, MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है, Cl2 का Cl में ऑक्सीकरण होता है, HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसमें हम लोग गलत कथन का तलाश करते हैं। देखिए, ये आपका MnO2 है, इससे बन रहा है क्या, MnCl2। तो इसमें क्या हो रहा है, MnCl2 में अपचयन हो रहा है। यहाँ अपचयन का क्या मतलब है, ये भी आपको बताएं। अपचयन का सीधा मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना और या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो देखिए, ऑक्सीजन का निकलना, तो देखिए MnO2 जो यहाँ दिया हुआ है, तो MnO2 से MnCl2 बनने में ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब फिर देखिए दूसरा कथन, Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण, तो Cl2 इधर है, HCl इधर है, तो Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत। HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण, हाँ, HCl जो है वो Cl2 बन रहा है और ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आपका सही है। ऑक्सीकरण अवकरण, देखिए यहाँ अपचयन यानी अवकरण और यहाँ ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है। दोनों होने वाले अभिक्रियाओं को रेडॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि गलत क्या है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो देखिए, यही बात गलत कह रहा है कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग नहीं बल्कि जोड़ने का है, और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि हाइड्रोजन घटाने का है। तो पहला वाला तो आपका गलत हो गया। दूसरा, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन हाइड्रोजन त्याग करने, दोनों का त्याग बिल्कुल नहीं। ऑक्सीकरण हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रहण करने, दोनों का ग्रहण बिल्कुल नहीं। अब चौथा देखिए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, यह आपको याद रखना है, और हाइड्रोजन का त्याग होता है। तो ये आपका चौथा नंबर सही है। तो ऑक्सीकरण अवकरण का परिभाषा में आप गौर करेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का निकलना, ये भी दोनों ऑक्सीकरण, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये भी क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीकरण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है। अपचयन का सीधा मतलब आपको समझना है कौन सा, तो अवकरण। अपचयन का क्या मतलब हो जाएगा, तो अवकरण हो जाएगा। अवकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। अब देखिए, यह आपका दिया हुआ है, इसमें देखिए कि किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किससे ऑक्सीजन निकल रहा है। तो देखिए यहाँ Fe के साथ O है, यहाँ Fe के साथ नहीं है। तो इस प्रकार जो आयरन का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, उसका हो रहा है अपचयन। तो फेरिक ऑक्साइड का यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ फेरिक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है।
तो इस प्रकार आपका डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड में क्या आप देख सकते हैं कि इसी के साथ यहाँ गड़बड़ चल रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके ऑप्शन द्वारा प्राप्त की जाती हैं। मतलब कार्बन का उपयोग करके ऑप्शन द्वारा प्राप्त कौन सी धातुएं की जाती है? सोडियम, जिंक, कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और चांदी। तो कुल मिला के यहाँ रिडक्शन का उपयोग करके, कार्बन का उपयोग करके रिडक्शन के द्वारा कौन सी धातुओं को प्राप्त किया जाता है, ये पूछा हुआ है। तो ये सवाल अपने आप में ये थोड़ा बिल्कुल भी अलग है, बहुत अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो केवल ऑप्शन बी में जो धातु नजर आ रहा है, जिंक, आयरन और कॉपर, केवल इसे ही प्राप्त करने के लिए ऑप्शन का उपयोग करते हैं, बाकी किसी का भी नहीं इनमें से। अगला सवाल, जब एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, जब एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो अपचयित होता है, ऑक्सीकृत वायु मिलता है, ऊपरी चमक खो देता है। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसका क्या हो जाएगा? तो वो ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत का सीधा मतलब है कि वो ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, तो ऑक्सीकृत ही होगा। अब देखिए यहाँ अगर इसका बात आता तो हाइड्रोजन का जुड़ना होता। अगला सवाल है, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो किस प्रक्रिया से गुजरता है? अपचयन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स या पृथक्करण? तो ये हो जाएगा क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना सीधा बात है क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अगला सवाल है, चिप्स में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस क्या है? ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को चिप्स थैली में प्रवाहित किया जाता है ताकि ऑक्सीकरण ना हो और खाना खराब या फिर खाद्य पदार्थ जो भी है वो खराब ना हो, इसके लिए। अगला सवाल कह रहा है कि अपचयन के संबंध में क्या गलत है? हाइड्रोजन का संयोजन बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का निष्कासन बिल्कुल सही। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का त्यागना तो कहलाता है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाता है अवकरण। देखिए इलेक्ट्रॉन का त्यागने का क्या कहलाएगा, आपको याद रखना है, तो वो आपका कहलाएगा ऑक्सीकरण। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। सवाल कह रहा है देखिए, H2CO और C द्वारा इसमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है? कैल्शियम, कार्बन, ये लेड, आयरन या फिर कॉपर? तो किसका अपचयन नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो H2C और C के द्वारा कैल्शियम का अपचयन बिल्कुल नहीं हो सकता है, बाकी का अपचयन हो सकता है। यानी अगर H2CO और C के बीच में अगर एक अभिक्रिया के दौरान बाकी कैल्शियम के अलावा सब सेट कर जाएगा, केवल कैल्शियम सेट पक्का नहीं करने वाला है, क्योंकि कैल्शियम कार्बन से अभिक्रिया तो नहीं करेगा। अगला सवाल है, या फिर हाइड्रोजन से। अगला सवाल, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ, केवल अपचयन केवल ऑक्सीकरण, ना तो ऑक्सीकरण ना अपचयन। तो देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अगर दोनों होता है तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, वो आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। दी गई अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन का मतलब ये हुआ कि किससे ऑक्सीजन निकल रहा है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड से क्या निकल रहा है? तो ऑक्सीजन निकल रहा है। इसका मतलब ZnO का क्या हो रहा है? तो ZnO का अपचयन हो रहा है। अब देखिए यहाँ कार्बन का क्या होगा? तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सीधा जवाब क्या है? तो 12वां का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आभूषणों के धूमिल होने का उदाहरण क्या है? ऑक्सीकरण, एक्सोथर्मिक, उदासीनीकरण, फोटोलिटिक अभिक्रिया? तो आभूषण का धीमा होने का कारण केवल एक ही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जो पुराना कागज आपका अलग रंग का दिखता है वो भी ऑक्सीकरण के कारण होता है। एक छात्र एक रिबन लेता है, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। यह किस प्रक्रिया द्वारा प्रभावित हुआ? अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, विघटन, ऑक्सीकरण? तो जब ऑक्सीजन मिला इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण उसमें हुआ। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है उष्माशोषी, दहन, उष्माक्षेपी या फिर उदासीन? तो वह अभिक्रिया मतलब जिसमें उष्मा या प्रकाश निकलता है उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण के दौरान अगर गर्मी या प्रकाश निकल रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दहन कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। तो जवाब आपका उष्माक्षेपी नहीं बल्कि दहन होगा। दहन क्यों? ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है तब बोला जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन क्षति होगा, अपचयन के दौरान परमाणु में प्रोटॉन निकलेगा, अपचयन के दौरान इलेक्ट्रॉन की क्षति होगी, अपचयन के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो ये सवाल अपने आप में थोड़ा अलग लगेगा आपको। देखिए सही क्या है? अपचयन अगर होगा तो अपचयन होने पर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना अपचयन है और इलेक्ट्रॉन का जोड़ना ऑक्सीकरण है।
बाकी सारे आपको उल्टा पलटे ही नजर आएंगे। अगला सवाल, किसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं? प्रतिस्थापन, विस्थापन, रेडॉक्स या फिर संयोजन? तो अभिक्रियाओं का प्रकार में रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों होता है। अगला सवाल, अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल भी एनसीईआरटी क्लास 10वां से है। यहाँ कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा अलग तरीके से हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। फिर देखिए लेड का अपचयन हो रहा है, उसके बाद कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो देखिए कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है, इसका मतलब उपचयन हो रहा है। ये सी वाला तो पक्का सही है। लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, यानी वहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये आपका सी और डी, सी और यहाँ आपका क्या बोल रहा है, गलत कौन है? इसका मतलब सी और डी जब सही है तो ए और बी गलत है। कौन सा गलत हो जाएगा आपका? ए और बी। यहाँ आप पता लगाएंगे, देखिए यहाँ लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब केवल और केवल सी और डी सही हुआ। इसका मतलब ए और बी क्या हुआ? ए और बी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। गलत कौन है? तो ए और बी है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? अपचायक बोलते हैं जो अपचयन कराता है, जस्ता, कोक, क्लोरीन या फिर सोडियम। तो निम्न में से कौन अपचायक कारक नहीं है? तो ये क्लोरीन एक ऑक्सीकारक है, न कि अपचायक है। अगला सवाल, कौन केटायन है? कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट या फिर अमोनियम? अब यहाँ केटायन की बात करते हैं और एनायन का। तो देखिए यहाँ कार्बोनेट आपका क्या हो जाएगा, CO3 2-, हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, OH-, नाइट्रेट क्या हो जाएगा, NO3-, अमोनियम क्या हो जाएगा, NH4+। अब देखिए जब केवल एक कह रहा था, देखिए दो आपका होता है, एक आपका होता है केटायन और एक आपका क्या होता है, एनायन। केटायन जो होता है वो प्लस वाला होता है, एनायन आपका माइनस वाला होता है। आप गलती से अगर भूल जाए कि केटायन प्लस की एनायन प्लस, तो चारों को आप देखिए, जो अलग रहेगा उसको आप टिक कर दीजिए। केटायन आपका प्लस चार्ज वाला आयन को बोलते हैं, एनायन नेगेटिव वाले को बोलते हैं। और अगला सवाल है, परमाणु का ऑक्सीकरण स्थिति क्या दिखाते हैं? उसकी खाली जगह, यौगिक का वास्तविक आवेश, क्षति हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्राप्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑक्सीकरण स्टेट जो है वो क्या दिखाता है? तो वो दिखाता है यौगिक का वास्तविक आवेश जो होता है वो आपका ऑक्सीकरण स्थिति होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इस प्रकार आप लोग कर चुके हैं 21 प्रश्न। तो 21 प्रश्न जो है ये आपका ऑक्सीडेशन से है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का ही अगला हम लोग करेंगे। हमारा टारगेट विज्ञान के ग्रुप डी में आए हुए सारे सवाल कवर करना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।